नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज पंच में। आपको सीधे लिए चलते हैं राज्यसभा, जहां इस वक्त किरेन रिजिजू बोल रहे हैं। में चर्चा हुई थी और ऑपरेशन सिंदूर में भी जैसा ऑपोजिशन ने मांग किया और सरकार ने माना और हम लोग ने चर्चा किया। सवाल ये है कि उन्होंने कल प्रधानमंत्री जी को जवाब देने के लिए कहा। परसों ही लोकसभा में 1 घंटे और 42 मिनट तक प्रधानमंत्री जी ने पूरा खुल करके देश के सामने में अपना बात सदन के माध्यम से रखा। अब अगले दिन यह जवाब था और गृह मंत्री उस पूरे संबंधित जो चर्चा हुए उसको जवाब देने के लिए वो सक्षम है। तो जब गृह मंत्री जी ने जो जवाब दिया तो उन्होंने ऑब्जेक्शन किया, इसीलिए लीडर ऑफ द हाउस ने क्लेरिफिकेशन किया कि 2008 में भी प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने जवाब नहीं दिया था, उस समय भी गृह मंत्री जी ने जवाब दिया था और वैसे भी ये सामूहिक जिम्मेदारी होता है। कैबिनेट में प्रधानमंत्री और उनके जितने भी कैबिनेट सदस्य हैं उसमें से कौन जवाब देगा ये ऑपोजिशन पार्टी तय नहीं कर सकता है, ये सरकार ही तय करता है। ये रिकॉर्ड क्लियर होना चाहिए। The House stands adjourned to meet at 4:30 p.m. today. तो संसदीय कार्य राज्य मंत्री किरेन रिजिजू ऑपरेशन सिंदूर पर जवाब दे रहे थे, जहां फिलहाल राज्यसभा में जिस तरह से विपक्ष हंगामा कर रहा है उसे 4:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया है। वापस लौटते हैं न्यूज पंच की तरफ, जो देश का सबसे भरोसेमंद चैनल है डीडी न्यूज। हम लेकर आए हैं आपके लिए आपका पसंदीदा शो और खास तौर पर उन खबरों को हम विवेचना और पड़ताल के साथ पेश करते हैं, आपके सामने रखते हैं। ग्राउंड जीरो से जुड़ते हैं हमारे रिपोर्टर्स। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि इस वक्त की प्रमुख टॉप लाइन्स क्या हैं अभी के न्यूज पंच में। तो भगवा आतंकवाद की थ्योरी या फिर कहें फेक नैरेटिव को फेल किया गया है। मालेगांव ब्लास्ट में जो तमाम आरोपी थे उन्हें बरी किया गया, इस पर करेंगे अभी हम विवेचना। साफ तौर पर मालेगांव ब्लास्ट केस में एनआईए स्पेशल कोर्ट का ये बड़ा फैसला। वहीं अगर बात करते हैं ओवल टेस्ट यानी क्रिकेट की, यहां पर करो या मरो की स्थिति, तो बेन स्टोक्स के वजह से अगर देखा जाए, यानी कि बेन स्टोक्स अब नहीं है तो इंग्लैंड कहीं ना कहीं कमजोर पड़ता हुआ कौन बनेगा संकट मोचक, देखना होगा। वहीं कैसे जब हम अपनी पुरानी सभ्यता के बारे में बात करते, रेत में मिला है 4500 साल पुराना इतिहास। बिखरी हुई टूटी चूड़ियां कैसे बताएंगी भारतीय सभ्यता का पुरातत्व से जुड़ा हुआ सच, ये भी जानेंगे हम अभी आधे घंटे में न्यूज पंच के जरिए। बात होगी सबसे पहले मालेगांव बम धमाके से जुड़े मामले को लेकर, जहां एनआईए कोर्ट का एक बड़ा फैसला सामने आया। सभी 7 आरोपियों को बरी कर दिया गया और इसमें खास तौर पर एक शब्द उस वक्त गढ़ा गया था, भगवा आतंकवाद। उस नैरेटिव को ध्वस्त किया है इस फैसले में। तो मालेगांव बम विस्फोट का ये मामला है जहां एनआईए कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। तो एक नैरेटिव जो गढ़ा गया था उसे कहीं ना कहीं ध्वस्त किया गया। 2008 की अगर बात की जाए तो इसमें 17 साल बाद ये फैसला आया। साध्वी प्रज्ञा समेत करीबन 7 आरोपियों को बरी कर दिया गया। एनआईए कोर्ट ने कहा क्या? उसने कहा कि आरोपियों पर नहीं लग सकता यूएपीए, क्योंकि यूएपीए के नियमों के अनुसार मंजूरी ही नहीं ली गई थी और मामले में यूएपीए के जो नियम हैं उनकी मंजूरी नहीं ली गई थी और इसीलिए मामले में यूएपीए के दोनों मंजूरी आदेशों को दोषपूर्ण माना एनआईए कोर्ट ने। और श्रीकांत पुरोहित के आवास में जो तमाम विस्फोटक का भंडारण था या संयोजन किया गया, इसका कोई सबूत, कोई साक्ष्य ही सामने नहीं है। और पंचनामे के समय जांच अधिकारी ने घटनास्थल का कोई स्केच ही नहीं बनाया। घटनास्थल से फिंगरप्रिंट्स, डंप डेटा इकट्ठा ही नहीं किया गया। नमूने जो थे वो दूषित थे, टैंपर्ड थे, इसलिए रिपोर्ट निर्णायक या विश्वसनीय नहीं मान सकते। एनआईए कोर्ट की फाइंडिंग्स हैं ये। और वहीं विस्फोट में कथित रूप से शामिल बाइक का जो चेसिस नंबर है, जिससे आप बाइक का इंजन का पता लगाते हैं किस मेक की बाइक है, वो स्पष्ट ही नहीं था। अभियोजन पक्ष साबित ही नहीं कर पाया कि बाइक साध्वी प्रज्ञा के कब्जे में थी। बहुत बड़े बड़े लूपहोल्स। लेकिन अब ये समझना होगा कि आखिरकार कौन कौन बरी हुआ है इस बड़े मामले को लेकर। उनके नाम भी कर रहे हैं साझा हम। तो साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर इसमें बरी हुई हैं। लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद श्रीकांत पुरोहित, उन्हें भी बाइज्जत बरी किया गया है।
वहीं रमेश उपाध्याय का अगर जिक्र किया जाए, उनके साथ साथ अजय राहिरकर, ये भी रिटायर्ड मेजर यानी कि डेकोरेटेड ऑफिसर्स थे ये, अगर हम देखें सेना से जुड़े हुए, और साथ ही अजय राहिरकर को भी बरी कर दिया गया। इसके साथ ही सुधाकर चतुर्वेदी, समीर कुलकर्णी और सुधाकर द्विवेदी को भी बरी कर दिया गया। यानी कि इन सबको, जिन पर कहीं ना कहीं जो आरोप मढ़े गए, जड़े गए, उनसे उन्हें बाइज्जत बरी किया गया है। सुधाकर चतुर्वेदी, समीर कुलकर्णी, मालेगांव ब्लास्ट का ये महत्वपूर्ण फैसला लिया गया। वहीं 17 साल बाद मालेगांव ब्लास्ट 2008 केस में साध्वी प्रज्ञा समेत जो तमाम ये आरोपी बरी हुए, इसके बारे में और भी हम आपको जानकारी देंगे, लेकिन आखिरकार वकील का क्या कहना है, जो इससे जुड़े केस से जुड़े वकील हैं, आइए पहले उनको सुनते हैं। जो 3 अलग अलग चार्जशीट इसमें फाइल हुई है, एटीएस की चार्जशीट, सप्लीमेंट्री चार्जशीट और एनआईए की सप्लीमेंट्री चार्जशीट, तो प्रोसिक्यूशन ने कोई भी स्ट्रांग एविडेंस में दे नहीं पाई। ऐसे आज कोर्ट ने आज फैसला सुनाया है। कोर्ट ने यह सुनाया है कि डेफिनेटली प्रोसिक्यूशन जो ब्लास्ट है वो प्रूव कर पाई, जो डेथ हुई है वो प्रूव कर पाई, लेकिन जो 101 इंजर्ड बोले थे उतने नहीं, लेकिन 95 इंजर्ड हुए ये प्रूव कर पाई। और जो सेकंड इंसिडेंट ब्लास्ट के बाद हुआ था कि 15,000 का मॉब जमा हुआ था और बाद में जो इंसिडेंट हुआ था वो भी प्रोसिक्यूशन प्रूव कर पाई, यह कोर्ट ने कहा है। लेकिन कोर्ट ने यह कहते हुए यह भी कहा है कि ये जो 7 एक्यूज कोर्ट के सामने थे, इनके खिलाफ कोई भी स्ट्रांग एविडेंस जो चेन ऑफ सर्कमस्टेंस है वो प्रोड्यूस करने में प्रूव नहीं कर पाई। और इस फैसले का स्वागत करते हुए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि आतंकवाद भगवा न कभी था, ना है का, ना कभी रहेगा। ये ट्वीट आया है उनका। भगवा आतंकवाद की थ्योरी को फेल करता हुआ आतंकवाद भगवा ना कभी था, ना है, ना कभी रहेगा, ये कहना है देवेंद्र फडणवीस का। उन्होंने सहर्ष इस फैसले का स्वागत किया। ये उनका ट्वीट जो है ये इसी की तरफ इशारा कर रहा है। और वहीं 2008 के मालेगांव ब्लास्ट मामले में साध्वी प्रज्ञा समेत जो तमाम आरोपी हैं उन्हें बरी किया गया। इस पर उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने भी खुशी जताई है और उन्होंने भी साफ तौर पर कहा कि मालेगांव विस्फोट का जो प्रकरण है उसमें सभी आरोपियों का निर्दोष सिद्ध होना, समझिए बड़ा लाइन है ये, सिद्ध होना ये दर्शाता है कि ये निर्णय कांग्रेस के भारत विरोधी, न्याय विरोधी और सनातन विरोधी चरित्र को एक बार फिर से उजागर करता है। यानी इस नैरेटिव को, इस फैसले ने जो निर्णय लिया गया, जिस तरह से आरोपियों को बरी किया गया, शब्द गढ़ा गया, उसे ध्वस्त किया है इस निर्णय। और मालेगांव विस्फोट प्रकरण में सभी आरोपियों का निर्दोष सिद्ध होना सत्यमेव जयते की तरफ इशारा करता है, जिसमें भगवा आतंकवाद जैसे मिथ्या शब्द गढ़कर करोड़ों जो सनातन धर्मी हैं उनकी आस्थाओं के साथ खिलवाड़ किया गया। साधु संतों और राष्ट्र सेवकों की छवि को कलंकित करने का अपराध किया गया। वहीं कांग्रेस को अपने अक्षम्य कुकृत्य को सार्वजनिक रूप से स्वीकार करते हुए देश से माफी मांगनी चाहिए। और ये बड़ा जो बड़ी बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कही है और ये साफ तौर पर दर्शाती है कि किस तरह से इस पूरी थ्योरी को फेल किया गया है। वहीं अलग अलग राजनीतिक दल जो हैं, उनके जो नेता हैं, वो एनआईए कोर्ट के इस निर्णय का स्वागत कर रहे हैं। सभी सांसदों का एक सुर में कहना है कि आतंकवाद कभी भी भगवा नहीं रहा। जिन्होंने भगवा आतंकवाद ये नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की थी, पी चिदम्बरम जी ने, उन्होंने ही 2 दिन पहले ये भी कहा था कि ये जो पहलगाम में हमला हुआ, ये हमले के पीछे जो आतंकवादी थे वो पाकिस्तान से आए थे। क्या सबूत है वो पाकिस्तान से आए थे? मतलब इनडायरेक्टली उनको ये कहना था कि ये भारत में ही आतंकवादी थे या भारतीय लोगों को ही आतंकवादी कह रहे थे। वर्ल्ड बैंक की राजनीति के लिए इन्होंने भगवा आतंकवाद ये शब्द, नया नैरेटिव कॉइन करने की कोशिश 2008 में की थी। कांग्रेस ने जितना भी एक झूठ का एक नैरेटिव फैलाया वो सामने आ गया। ये होना ही था। कोर्ट को मतलब उनको बरी करने का निर्णय इसलिए लेना पड़ा है कि वहाँ जो एविडेंसेस जो उनको मिलना चाहिए था, कोर्ट में प्रोड्यूस करना चाहिए था, ऐसे एविडेंसेस उनको मिले नहीं कि भाई इनका जो आरोपी थे उनका इसमें संबंध है। इसीलिए जो भी कोर्ट का निर्णय उसको मानना पड़ेगा। आतंकवादी होते हैं, उनको धर्म होता नहीं है।
और इसी पूरे बड़े मुद्दे पर ज्यादा जानकारी के साथ हम शिशिर शेलार इस वक्त मुंबई से जुड़ रहे हैं। शिशिर, बड़ा फैसला है जहां सभी आरोपियों को बरी किया गया। ऐसे में भगवा आतंकवाद का जो झूठा कलंक लगाया गया था, ये फेक नैरेटिव गढ़ा गया, ये पूरी थ्योरी आज फेल नजर आती है। बिल्कुल आंचल, देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात 2008 का ये बॉम्ब ब्लास्ट का केस है वो इसीलिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे पहले हमने देखा कि पूरी न्यायिक प्रक्रिया जो इसके बारे में जो है वो पिछले 17 सालों से चली, लेकिन कहीं ना कहीं एक राजनीतिक रंग देने का प्रयास पहले से ही जो है इस केस को किया जा रहा था। ऐसे आरोप हमने देखे कि सत्ता पक्ष और विपक्ष द्वारा किए जा रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल इसमें यह उठता है कि आखिर 17 सालों में जांच एजेंसियों को वो सबूत जो आज हालांकि कहा कि कोर्ट ने कि सब्सटैंशियल नहीं है, वो सबूत आज एजेंसियों को क्यों नहीं मिले, सबसे प्रमुख सवाल है। दूसरा सवाल इसमें खड़ा होता है ये कि आरोप ये भी लगाए जा रहे हैं कि पहले से ही जो है कहीं ना कहीं एक ही दिशा में जांच की जा रही थी। क्या दूसरी अलग अलग हम कह सकते हैं कि जो सबूत मिल रहे उस पर हालांकि विचार प्रक्रिया या फिर जांच क्यों नहीं की गई, ये दूसरा सबसे बड़ा सवाल। और तीसरा ये सवाल थे कि क्या ये जांच फैब्रिकेटेड थी। ये तीन प्रमुख सवाल इस वक्त जो है उभर कर सामने आते हैं, और ये इसलिए भी सामने आते हैं क्योंकि जिस प्रकार से कोर्ट की टिप्पणी थी, कोर्ट ने आज ये स्पष्ट किया कि सबसे प्रमुख बात अगर कहेंगे जो साध्वी प्रज्ञा सिंह पर आरोप लगाया गया था एटीएस द्वारा कि जो स्कूटर में बॉम्ब था, हालांकि वो स्कूटर साध्वी प्रज्ञा सिंह की थी, इस प्रकार से आरोप थे, वो आरोप आज कोर्ट ने खारिज किया। दूसरा आरोप जो कर्नल पुरोहित पर लगाए थे कि कहीं ना कहीं फंडिंग की गई थी इस बॉम्ब ब्लास्ट के लिए, साथ ही साथ जो एक्सप्लोजिव थे वो उनके घर में पाए गए थे, उस आरोप को भी जो है उस आरोप का भी खंडन जो है कोर्ट ने किया है। और साथ ही साथ तीसरी बात ये भी कही जा रही थी कि अभिनव भारत जो संगठन है उसके द्वारा जो है फंड जो है उसके कहीं ना कहीं ट्रांजैक्शन किए गए थे इस ब्लास्ट के लिए, इस आरोप का भी खंडन आज कोर्ट ने किया गया। तो ऐसे में ये सवाल उठना लाजमी है कि क्या ये सभी मुद्दे जांच के दौरान जांच एजेंसियों के सामने नहीं आए, ये प्रमुख बात थी। और इसीलिए हालांकि अब ये भी कहा जा रहा है जो पीड़ित थे उनके द्वारा ये सवाल उठाया जा रहा है कि उनको अब तक न्याय नहीं मिला है। जाहिर सी बात है 17 साल का वक्त बीत चुका है, तो ऐसे में ये सभी सवाल इस वक्त उठ रहे हैं वो जांच एजेंसियों के एक ओवरऑल जो उन्होंने जांच की उस पर सवाल या निशान खड़े कर रहे हैं। और दूसरी बात इसमें यह भी है कि जिस प्रकार से पॉलिटिकल आरोप, जैसे मैंने कहा कि न्यायिक प्रक्रिया तो चल रही है, लेकिन जो पॉलिटिकल आरोप इसमें थे वो पहले से थे। उस वक्त तत्कालीन जो विपक्ष में बैठी थी बीजेपी, उन्होंने हालांकि ये स्पष्ट रूप से कह दिया था कि इसमें जो है एक पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट जांच नहीं की जा रही है, कहीं ना कहीं एक हम कह सकते हैं कि राजनीतिक विचारधारा को जो है टारगेट करने के लिए जांच की जा रही है। हालांकि आज उसके बारे में जो बीजेपी काफी मुखर है, उन्होंने कहा वो आरोप जो उस वक्त लगाए थे वो आज सत्य साबित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया शिशिर इन तमाम जानकारी को हमसे साझा करने के लिए। चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर जो कि जुड़ी हुई है क्रिकेट से। तो मैनचेस्टर टेस्ट गंवाने के बाद अब टीम इंडिया के सामने द ओवल की बड़ी चुनौती है। चुनौती क्यों बड़ी है? इसलिए क्योंकि अब हारे तो क्या हारे, सीरीज हारे, यानी सीरीज बचाने के लिए भारतीय टीम को हर हाल में जीत सुनिश्चित करनी होगी, दर्ज करनी होगी। ओवर में वैसे भारत का रिकॉर्ड कोई बहुत खास नहीं रहा और टीम ने यहां 15 टेस्ट में से सिर्फ 2 में जीत हासिल की। लेकिन अच्छी बात यह है कि टीम को इस मैदान पर पिछली जीत विराट कोहली की कप्तानी में साल 2021 में मिली है। अब ऐसे में भारत के लिए यह गंभीर चुनौती होगी कि ओवल पर जीत का परचम जो है वो लहराया जाए। तो ओवल में भारत की जो अग्नि परीक्षा है, टीम इंडिया के लिए करो या मरो की स्थिति है, इसमें संकट मोचक कौन बनेगा ये देखना होगा। लेकिन ओवल में भारत का जो टेस्ट रिकॉर्ड है, आइए एक बार उसको समझते हैं कि आखिरकार ये टेस्ट रिकॉर्ड कैसा है। यानी कि टेस्ट 15, जीत सिर्फ 2 में, ड्रॉ रहे 7 मैच। तो ये प्रोबेबिलिटी है ओवल में भारत के टेस्ट रिकॉर्ड से जुड़ी हुई, जहां 1971 में अजीत वाडेकर की कप्तानी में जीता था भारत। तो ओवल में भारत की अब तक सिर्फ 2 जीत है, जिसमें 2021 की अगर हम बात करें तो विराट कोहली की अगुवाई में जीत का स्वाद चखा था टीम इंडिया ने। तो 1971 में भारत ने जब मैच जीता तो 4 विकेट की बदौलत जीता था ये मैच, और वहीं 2021 में भारत ने 157 रन से ये जीत दर्ज की थी। उस लिहाज से बड़े स्कोर के लिए जाना जाता है ओवल, यानी कि अगर हम उस ग्राउंड की बात करें तो यहाँ बड़े स्कोर खड़ा करने का रिकॉर्ड है। जब आप बड़ा स्कोर बनाते हैं, भारत 2 बार एक पारी में 600 से ज्यादा रन बना चुका है।
अगर हम बात करते हैं ओवल की, और 2007 में राहुल द्रविड़ की कप्तानी में 664 रन बनाए गए थे। इसके साथ ही 1990 में भारत ने 66 रन बनाए, लोएस्ट स्कोर अगर हम इसको देखें। मैदान से जुड़ी हुई कई इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं जो हम आपसे शेयर कर रहे हैं। और 2023 में विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में ऑस्ट्रेलिया से हार का भी सामना किया था भारत ने। 2014 में इंग्लैंड के खिलाफ सिर्फ 94 रन पर भारत सिमट कर रह गया था। ये ओवल टेस्ट से जुड़े हुए तमाम जो रोचक फैक्ट्स है, तथ्य हैं, वो हम आपको बता रहे हैं। तो भारत का जो जीत का परसेंटेज है अप्रॉक्सीमेटली 13% के आसपास रहेगा, और भारत का हार का प्रतिशत जीत से थोड़ा ज्यादा है, 40%। हालांकि उम्मीद यही की जा रही है कि ओवल में इंग्लैंड का प्रदर्शन कैसा है, आप देखते हैं। तो टेस्ट 106 और जीत हासिल की 45, हार यानी कि जो मैच हारे वो 24, ड्रॉ रहे 47। भारत से तो अच्छा रिकॉर्ड है यकीनन, और जीत का प्रतिशत यहां पर है 42, वहां हार का प्रतिशत 40 है। लेकिन कहते हैं ना कि कई बार किस्मत पलटते देर नहीं लगती है, और आज वो दिन हो सकता है। हार का प्रतिशत यहां पर 22% है, 22% के आसपास। अब संभावित जो प्लेइंग 11 है उनको देख लेते हैं। यशस्वी जायसवाल है, केएल राहुल है, बड़ी जिम्मेदारी है कंधों पर, ध्रुव जुरेल है, रविंद्र जडेजा, वाशिंगटन सुंदर, शार्दुल ठाकुर, आकाशदीप, अर्शदीप सिंह, मोहम्मद सिराज, कुलदीप यादव। बॉलर और बैट्समैन की एक पूरा अगर हम प्लेइंग 11 का खाका देखें तो दारोमदार सब पर रहेगा, बैट्समैन पर, बॉलर्स पर और फील्डर्स पर भी। तो ये संभावित प्लेइंग 11 की जो पूरी लिस्ट है वो हम आपको बता रहे हैं। यही अगर बात की जाए इंग्लैंड की तो जैक क्रॉली, बेन डिकेट, जो रूट, हैरी ब्रूक, जेकब बेथेल, जोश टंग, जेमी ओवरटन, गस एटकिंसन, क्रिस वोक्स, जेमी स्मिथ। चलिए सीधे चलते हैं हमारे संवाददाता खेल से जुड़े हुए गौरव के बाद। गौरव, आज की स्थिति करो या मरो वाली है, लेकिन किस्मत पलटते देर नहीं लगती। क्या ओवल में इतिहास रचेगी एक बार फिर टीम इंडिया? देखिए, इस बात के लिए कहना ये पड़ेगा कि अगर पिछला परफॉर्मेंस देखें तो टीम ने इससे पहले एजबेस्टन में, जहां पे टीम इंडिया जीती नहीं थी, वहां पर भी अपने आप को जीत के साथ सामने लाने में कामयाब हुई थी। तो ये टीम जो है वो जोश से भरी हुई है, और पूरा अगर पूरे दौरे को देखें तो कहीं पे भी ये स्थिति साफ नहीं हुई है कि कोई एक टीम का पल्ला हमेशा से शुरू से भारी रहा है, क्योंकि हर जो 4 टेस्ट मैच हुए हैं वो पूरे 5 दिन तक चले हैं, और अंत तक इस बात का नतीजा निकाल पाना बहुत मुश्किल रहा था कि किस टीम की जो है वो जीत होगी। तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि शुभमन गिल की कप्तानी में ये टीम जो है वो बिल्कुल बदली हुई है, जोश से भरी हुई है, और साथ ही साथ सबसे ज़्यादा जो कहना चाहिए कॉन्फिडेंस के नोट पर सबसे ज़्यादा अपने आप को हाई रख करके चल रही है। जहाँ तक इस ओवल टेस्ट की बात है तो यहाँ पर जाहिर तौर पर टीम के सामने जीत ही एक विकल्प है, क्योंकि अगर यहाँ पे हारते हैं तो आपको सीरीज जो है वो आपके हाथ से निकल जाएगी। तो ऐसे में कुछ बदलाव जो है अगर उन पे टीम अपने आप को अमल करती है, और जाहिर तौर पर कोच गंभीर है और कप्तान शुभमन गिल है, वो इस बदलाव पे भी गौर करेंगे। खासतौर से जिस तरह से बात हो रही है कुलदीप यादव की, उनको लाने की, तो यहाँ पे एक बदलाव जो है वो देखने को मिल सकता है कि कुलदीप यादव की एंट्री आज हो सकती है। साथ ही साथ जसप्रीत बुमराह के वर्कलोड को मैनेज करने की बात चल रही है, तो उनकी जगह पे अर्शदीप जो है वो तेज गेंदबाज के तौर पर, क्योंकि उनको आप लेकर गए हैं पूरे, वो काफी समय से दल के साथ ट्रेवल भी कर रहे हैं, तो फिर बेंच में बैठने के लिए नहीं गए, वो मैदान पे उतरने के लिए गए, तो कहीं ना कहीं आज उनको भी एक मौका दिया जा सकता है। इसके अलावा अगर बात करें ऋषभ पंत की जगह पे ध्रुव जुरेल जो है, उनको यहाँ पे एक और मौका मिल सकता है। तो कह सकते हैं कि लेकिन गौरव, सवाल बड़ा ये है कि ओवल को लेकर जो हमने अभी अपनी जीत के आंकड़े दिखाए, अगर इंग्लैंड और भारत को कंपेयर किया जाए तो फासला बड़ा है, खाई पाटनी जरूरी है। ऐसे में संकट मोचक का काम टीम इंडिया के लिए कौन कर सकता है? देखिए, यही सबसे बड़ी बात है कि इस बार टीम जो है वो एकजुट नजर आई है, क्योंकि अगर आप पिछला परफॉर्मेंस उठा करके देखें, जो पिछला मैच ड्रॉ कराया उसमें सबसे अहम भूमिका किसने निभाई? रविंद्र जडेजा ने भी निभाई, ऋषभ पंत ने भी निभाई, और खास तौर से वाशिंगटन सुंदर की पारी को नहीं भुलाया जा सकता। इसके अलावा अगर बात करें तो टेस्ट मैच क्या होता है कि आपको एक दिन निकालना होता है, पूरा दिन निकालना होता है, तो इसमें आप किसी एक प्लेयर पर निर्भर नहीं हो सकते, पूरी टीम यूनिट को एक निकल करके सामने आना होता है। और जो 2 टेस्ट मैच टीम जो हारी है उसकी सबसे बड़ी वजह यह रही है कि हम विकेट निकाल पाने में, यानी कि 20 विकेट निकाल पाने में कामयाब नहीं हो पाए हैं। तो बल्लेबाजी के दृष्टिकोण से काफी स्थिति संभली हुई नजर आ रही है, लेकिन गेंदबाजी के दृष्टिकोण बहुत संक्षिप्त में एक चीज और, क्योंकि बेन स्टोक्स नहीं है तो उनके स्ट्रोक्स तो मिस किए जाएंगे, ऐसे में इंग्लैंड पर कोई मानसिक दबाव?
बिल्कुल, ज़ाहिर तौर पर अगर आपके कप्तान जो है वो इस अहम मुकाबले में नहीं है तो फिर भारतीय टीम के लिए ये एक अच्छी बात है। और केवल कप्तान ही नहीं बल्कि उनके जो तेज गेंदबाज हैं, जोफ्रा आर्चर हैं, वो भी इस अहम मैच में नहीं है। और इसके पीछे वजह क्या है कि सबसे बड़ी वजह रही होगी कि इंग्लैंड ने कभी नहीं सोचा होगा कि जो सीरीज़ का जो डिसाइडर होगा वो लास्ट मैच में जाकर के कहीं ना कहीं होगा। तो ये एक उनके लिए भी एक झटका है, लेकिन भारतीय टीम के लिए ये सबसे बड़ी एक कहना चाहिए कि एक बड़ी एक कहना चाहिए एक खबर रहेगी और खबर है भी। और बिल्कुल क्रिकेट प्रेमियों के लिए भी आज बहुत वो बूस्ट अप करने वाली बिल्कुल बहुत रोमांचक रहेगा आज का ये दिन। बहुत बहुत शुक्रिया गौरव इन तमाम जानकारी को हमसे साझा करने के लिए। तो फिलहाल आज के न्यूज पंच में इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक मुझे मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।